दोस्तों तक मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएई द्वारा कतर में जिस तरह से रजब तैयब एर्दोगान ने अपना मिलिट्री बेस बनाया है उस पर ऐतराज़, यहाँ जिस तरह के इल्ज़ाम राइयाँ हैं उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि F-35 जो कतर खरीदने जा रहा है उसको लेकर इजराइल में किस तरह का रद्द-ए-अमल पाया जाता है। और फिर हम बात करेंगे अमूमन जो आज का मुद्दा जो सबसे हॉट हो सकता है या जिस पर हमें बात करनी चाहिए वो आर्मीनिया, अज़रबैजान, ताज़ा उसमें अपडेट क्या है उसको लेकर बात करेंगे। और हम बात करेंगे दरअसल जो इजरायली थिंक टैंक है वो क्या कहना चाहता है ट्रंप के इलेक्शन को लेकर। क्या वो चुनाव हारने के बाद सत्ता छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, इसमें बाकायदा जो इजरायली मीडिया है और इजरायली थिंक टैंक है उनके विचार आए हैं वो क्या हैं और वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएई को लेकर। यूएई में जिस तरीके से एक बेचैनी पाई जा रही है कतर को लेकर, क्योंकि कतर का जो पाबंदियां लगाई गई थी इस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि आईएसआईएस की और दूसरी जो जिन्हें आतंकवादी कहा जा रहा था या थे या नहीं थे, इस पर मैं कभी ज़्यादा बहस में नहीं जाता हूं कि जिस तरह कहा जा रहा था कि कतर सपोर्ट कर रहा है, सीरिया में फंडिंग कर रहा है, उस पर पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि तमाम दुनिया जानती है कि कौन फंडिंग कर रहा था, किसने इनको पाला था, किसने इनकी हिमायत की, किसने इसकी दवाई पट्टियां की और खर्चे उठाए और तेल वसूल किया। ये सब बातें तमाम रायमा में लगभग लोग जानते हैं। मगर अभी बेचैनी ये है कि 5000 फौजियों का एक बेस रजब तैयब एर्दोगान ने कतर में शुरू किया है। इसको लेकर ये माना जा रहा है कि सऊदी की बिल्कुल जड़ों में है, नज़दीक में है और एक अलग से मोर्चा जो है वो खोला गया है जिससे अरब ममालिक में आपस में इंतशार पैदा होगा, बेचैनी पैदा होगी। और एक दूसरी तरफ इजराइल ये कह रहा है कि मैं चाहे यूएई हो या कतर दोनों की मुखालफत करूंगा F-35 की खरीद को लेकर। मगर दोस्तों यहाँ एक बात आप समझ लीजिएगा, रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की के जो इरादे हैं वो जगजाहिर हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो अभी इजराइल की तरफ से बात की जा रही है कि वो यूएई और कतर को F-35 खरीदने नहीं देगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कामयाब हो पाएगा। उसकी वजह यह है कि जो कंपनियां, कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, अमेरिका की सरकार को वहां की कंपनियां चलाती हैं और कंपनियों का जो रैकेट पूरी दुनिया में पाया जाता है वो सिंडिकेट अमेरिका से ही होल्ड होता है। और ये सिंडिकेट अपने मफाद देखता है, पैसे देखता है, फाइनेंस देखता है, कारोबार देखता है। यहाँ मानवता की कहानियां झूठी हैं, इंसानियत की बातें फरेब है और जो कुछ भी आप इंसानियत और मानवता के नाम पर संगठन देखते हैं ये सब एक चालाकी, रैकेट और लॉबिंग के अड्डे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि कुछ अड़चने आएंगी, कुछ रोका जाएगा, कुछ ना नुकर किया जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर जो कुछ कई मुल्कों के ऑर्डर्स थे, इसमें तुर्की के ऑर्डर्स भी थे, वो भी रेडी पड़े थे और F-35 काफ़ी स्टॉक में शायद है जिन्हें कोशिश करेगा यकीनी तौर पर जो वहाँ का सिंडिकेट है कि वो यूएई को भी बेचे और कतर को भी बेचे। अल्टीमेटली इस पर फैसला हो जाएगा। इससे ये एक मामला जो हमने पहले भी बात की थी कि अगर कतर को F-35 मिल जाते हैं तो इस खित्ते में जहां बड़ा बेस तुर्की बना चुका है उसका इफ्तिताह पिछले हफ्ते कर चुका है रजब तैयब एर्दोगान, यहां पर और फौजों को डिप्लॉय करेगा और कतर पूरी तरह से साथ दिखाई दे रहा है तुर्की के। तो एक तरह से माना जा सकता है कि S-400 जैसे वेपन के साथ साथ जो है वो F-35 भी हासिल कर लेगा। मगर एक बात यहाँ पर मैं आपको नाज़रीन करता चलूँ कि गलतफहमी से हमें बाहर आना चाहिए कि आज भी चाहे वो तुर्की हो, चाहे इजराइल हो, चाहे फिर वो दूसरे कई ममालिक हों, इवन ब्रिटेन और फ्रांस को भी मैं इसमें शामिल कर लूँ और जर्मनी को भी शामिल कर लूँ तो कोई नई बात नहीं होगी। ये बात वो है कि अगर हम अमेरिका, चाइना और रशिया
इन बड़ी ताकतों, चाइना के पास अभी क्या है क्या नहीं है ये पशे पर्दा है, अगर ये सामने आएगा हो सकता है कि सब कुछ झूठ निकले, फरेब निकले, मगर जहां तक विश्लेषक कहते हैं या वो बात कर रहे हैं ये सही है कि चाइना के पास क्या है क्या नहीं है ये अभी छुपा है, और दहशत पूरी दुनिया में है कि चाइना के पास क्या निकलेगा, क्या पाया जाएगा, आखिर क्या है उसके पास जो वो अमेरिका को थ्रेट कर रहा है, रूस की इच्छाओं की परवाह नहीं कर रहा है और पूरी दुनिया को एक साथ लताड़ने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके पास ऐसा वेपन है जिसे अभी बाहर आना बाकी है। ये एक मामला हो सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि अभी ये जितने भी मालिक हैं अगर सब भी आपस में मिल जाएं तो भी किसी एक ताकत, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो या फिर वो अमेरिका हो, इसके साथ मुकाबले की स्थिति में है, ऐसा मेरा विश्लेषण। देखिए, मैंने एक लंबे समय से वार को नजदीक से देखा है, समझा है और उसकी स्ट्रैटेजी को एनालाइज किया है, और ये मैं सिर्फ यहीं से नहीं, यानी ईदी अमीन के दौर से अगर मैं शुरुआत करता हूं तो फिर मैं ईरान इराक की वार को बिल्कुल डे बाय डे मैंने एनालाइज किया है। मैंने मीडिया के झूठ, प्रोपोगंडाज और पॉलिटिशियंस की चाल को नजदीकी से समझा है, और उसके बाद तो लगातार दुनिया में जो भी घटनाएं हुई हैं मैं उनका चश्मदीद एक तरह से पूरी तरह से नजर रखने वाला रहा हूं, कभी इससे गाफिल एक घंटे के लिए भी नहीं हुआ हूं। उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो बनता है मैं आप तक अपनी राय रखने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि भाई उससे इत्तेफाक ना इत्तेफाक ये आपका हो सकता है। माजी में मेरी कही गई बातों का एनालाइजेशन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ये हुई बात कि चाहे वो F-35 आ जाए या S-400 आ जाए, चूंकि जब F-35 हम अमेरिका सेल करता है तो इसका मतलब उसके आगे की जनरेशन का वेपन उसके पास मौजूद है, जिस तरह रशिया के पास ऑलरेडी S-500 भी मौजूद है, और उसके अलावा भी कौन से हथियार वो अभी इजाद कर चुका है, डेवलप कर चुका है, जिनको इन्हें मार्केट में उतारना होता है, लॉन्च करना होता है। उन्हीं हथियारों को वो किसी न किसी बहाने से किसी वार में शामिल होते हैं और उन हथियारों की लॉन्चिंग कर देते हैं। तो ये एक वाज़े कैनवास है जिसे मान लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए। बहुत एक वक्त था जब सद्दाम हुसैन को लेकर के वो बहुत बड़ी ताकत है और तो तमाम दुनिया पर वो अमेरिका को छका सकता है, नाटो को जो है वो हरा सकता है, इस तरह की बातें भी सोची गई। तालिबान को लेकर भी मुख्तलिफ राय हैं, मगर ये सब बातें मतलब मैं धरातल पर जो जमीन पर होता है उसकी जो मैं देखता हूं उस पर मैं बात करता हूं। मैं मिथ्याओं में या फंतासियों में या मरीचिका में जीने वाला इंसान ना हूं, ना आपको राय देता हूं। अलबत्ता ये कि इजराइल के अंदर सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, इंटरनल फाइनेंशियल क्राइसिस है। मैं इजराइल को एक परजीवी देश मानता हूं जिसे आपको याद होना चाहिए कि जब एक सद्दाम के साथ ईरान एक घेराबंदी सद्दाम की गई थी और वार किया गया था, तब इसी इजराइल की रक्षा के लिए पैट्रियोट मिसाइल जो है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको अमेरिका ने डिप्लॉय किया था ताकि वो स्कट मिसाइल से बचा सके। इसका मतलब इजराइल कोई बहुत अच्छा डेवलप कर चुका था ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी उसके बाद और ये हम जो 68 की लड़ाई है या फिर उससे पहले की 48 में जो कुछ भी इस मामले में हुआ, यहाँ पर हुआ, वो सब हमने देखा है। यानी ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका लगातार इस देश की हेल्प करते हैं। ये बात मीडिया प्रोपोगंडा में, कई देश होते हैं या कई लोग होते हैं जो मीडिया प्रोपोगंडा बहुत अच्छा करते हैं, दरअसल उनकी औकात कुछ नहीं होती, पर वो मीडिया में साबित करते हैं कि एक साइकोलॉजिकल चीजें बनाई जा सके। आर्मीनिया अजरबैजान की लेटेस्ट अपडेट ये है कि दोनों बातचीत पर सहमत हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजरबैजान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तुरंत तैयार हैं बातचीत करने के लिए, और तुर्की की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भाई अब जो इलाका नागोर्नो कराबाख का है क्योंकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कुछ भी नहीं है, किसी भी देश ने नहीं दी है, और ये देश जो है वो अब ये इलाका अजरबैजान को दिया जाए और इस पर बातचीत करने के लिए, अमन के लिए तैयार है। हालांकि आर्मीनिया की तरफ से झड़पें जारी हैं, इसके इल्जाम अजरबैजान की तरफ से लगाए गए हैं और दूसरी तरफ आर्मीनिया ने भी इसी तरह के इल्जाम लगाए हैं। यहाँ तुर्की के विदेश मंत्री और रशिया के विदेश मंत्री लावरोव के बीच में जो है वो बातचीत हुई है, जिसमें ये दोनों, तुर्की की तरफ से बताया जा रहा है, इवन
रशिया की तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि बातचीत की गई है कि भाई इस मामले को जो है जल्द अज जल्द निपटाया जाए और इसकी जगह को लेकर नागोर्नो कराबाख को लेकर जो भी बातचीत या फैसला है उसे किसी नतीजे पर पहुंचकर निपटा लिया जाए, खत्म किया जाए। और इसमें जो एक संगठन जिसका मेंबर है आर्मीनिया भी, वो भी अभी शायद कल उस पर बातचीत हो और कल से बातचीत शुरुआत हो, मीटिंग हो, टेबल पर आए, बातचीत करें तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है वो निकल जाएगा। उसकी वजह क्या है कि अभी अलबत्ता ये जो नागोर्नो कराबाख का अनडिक्लेयर्ड या अनअप्रूव्ड जो राष्ट्रपति अपने आप को कहता है, उसकी तरफ से अभी भी ये बात कही जा रही है कि भैया हम जो है वो किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे अजरबैजान को, हम आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। खैर ऐसी सिचुएशन होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि मैक्सिमम इलाके पर अजरबैजान का कब्जा हो चुका है। अब मसला सिर्फ ये है कि उम्मीद थी आर्मीनिया को कि रशिया आएगा, रशिया आकर सहयोग करेगा। सहयोग में देखिए, ये बात तमाम मीडिया में आप सुन चुके होंगे कि अजरबैजान को भी आर्मीनिया को भी वेपन रशिया की तरफ से दिए जाते थे, सिक्योरिटी भी दी जाती थी, दोनों यूएसएसआर के हिस्सा थे। वो दोनों से किसी से ज्यादा और कम संबंध खराब करने की कोशिश मुझे नहीं लगता कि रशिया करेगा, जो मैंने पहले दिन कहा था। आज ये बात जो है बिल्कुल मेरे ख्याल से वाजे हो चुकी है कि रशिया की तरफ से ये वाजे कर दिया गया है कि हम आर्मीनिया की रक्षा के लिए कमिटेड हैं, मगर आर्मीनिया की सरहदों के साथ जब कोई छेड़खानी होगी तब। नागोर्नो कराबाख वो अजरबैजान का हिस्सा है, न कि आर्मीनिया का। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि आर्मीनिया को नागोर्नो कराबाख के इलाके या इस मुद्दे पर कम से कम रशिया का समर्थन नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत हद तक चांस बन जाते हैं कि यहां पर ये मुआहदा हो जाए, मगर मुआहदा होने के बाद एकदम अमन हो जाए इसकी संभावना इसलिए भी कम है क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं इस वक्त इसमें जो ईरान, आर्मेनिया और रशिया एक अलग से भी एक गेम प्ले कर रहे हैं। वो गेम है अजरबैजान के इस इलाके में जिसे नागोर्नो कराबाख कहा जाता है, इस इलाके में जो फुटप्रिंट है वो जिनको आतंकवादी माना जाता है, कहा जाता है, लड़ाके कहा जाता है, या फिर सीरिया से लाकर यहां पर डिप्लॉय किया गया है कि नहीं किया गया है, इसकी जांच की प्लानिंग की जा रही है। अगर इसकी जांच जो है वो बड़े पैमाने पर होती है तो फिर ये मान लेना चाहिए कि फिर यहां से एक तनाव शुरू होगा जो एक अंतर्राष्ट्रीय रूप ले सकता है और धीरे धीरे ये मामला रशिया और तुर्की के बीच में एक तलखी पैदा कर सकता है। अभी मुझे ये समझने में तकलीफ हो रही है कि रशिया जो है वो चाइना, ईरान और ईरान के साथ में सीरिया, इस ब्लॉक को ज्यादा प्रेफर करेगा क्योंकि इसमें गल्फ फिर भी शामिल नहीं होता है। दूसरी तरफ जो है वो तुर्की, कतर, कुवैत, ये एक ब्लॉक बन चुका है। इस ब्लॉक में कई और मुस्लिम ममालिक शामिल होने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा बाजार, इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल पार्टनर रशिया के साथ जो है वो तुर्की है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बाजार जहां से यूरोप के रास्ते खुलते हैं, यूरोप में अलग दूसरे हिस्सों में भी रशिया के जो इंटरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ जो 2023 को लेकर जो भी मामला थे, दूसरी तरफ जो अभी लीबिया में फुटप्रिंट पड़ रहा है, लीबिया भी एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड है और एक बाजार भी है और इस खित्ते में एक लीड दिलाकर रशिया को फायदा हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे देखना ये हो, क्योंकि यहाँ एक बात ये समझने में मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, वो तकलीफ इसलिए हो रही है कि एक तरफ ईरान है जो जिसे आप बहुत बड़ा बाजार नहीं मान सकते कि इक्वली कोई बड़ा बाजार मान लें, और दूसरी तरफ ये भी है ईरान और सीरिया के साथ में जो एक गठजोड़ है, इसकी वर्ल्ड वाइड जो परसेंटेज है वो उतनी नहीं है जो रशिया को बहुत बड़ा फायदा दिला सके। क्योंकि अगर दोहा
कुवैत और धीरे धीरे इस्लामिक ममालिक अगर तुर्की के साथ जुड़ते जाते हैं, जिनमें से जुड़ने के लिए तैयार होंगे मेरे ख्याल से आपके अजरबैजान के बाद आपके तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन तमाम ये गठजोड़ जो है वो लंबा जा सकता है, जिसको एक यूरेशिया के फॉर्म में कोई नई फॉर्म का गेम खेला जा सकता है जो ईरान के साथ संभव नहीं हो पाएगा। ईरान जो है वो चाइना के साथ एक घनिष्ठ मित्र की तरह रहेगा, हालांकि इसके बीच में अपनी जो लीड है वो पाकिस्तान जो है अपनी बनाए रखेगा। इसमें भी बीच में पाकिस्तान पड़ेगा जो तुर्की ब्लॉक का है। तो यहां सिर्फ ईरान और सीरिया को लेकर तुर्की वाले ब्लॉक से रशिया जो है अपने संबंध बहुत ज्यादा बिगाड़ेगा। लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता, हालांकि ये गेम जो है वो या तो ईरान को सेटिस्फाई करने के लिए कि ईरान जो है वो रशिया के साथ मिलकर यहाँ पर कोई आतंकवादी गतिविधियां तो नहीं है, चूंकि अजरबैजान में दाइश या दूसरे और संगठनों को जिस तरह से एंटर करने की बात की जा रही है, ईरान अपनी चिंताएं जाहिर कर सकता है चाइना और रशिया के सामने कि भी इनकी दुश्मनी डायरेक्टली ईरान सीरिया की वजह से, इराक की वजह से इन्वॉल्व है। तो इससे भी आप इनकार तो नहीं कर सकते हैं कि उसको सेटिस्फाई करने की भी एक कवायद हो सकती है। तो मुझे भी अभी देखना होगा, क्योंकि बहुत। और एक बात मैं नाज़रीन और आपको बता दूं कि मैंने मुस्तकबिल को लेकर बहुत ज्यादा लंबी बातें करना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। अगर आप कुछ पूछेंगे तो मैं जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो इतनी लंबी बातें मैं कह देता हूं कि 5 साल बाद की या 4 साल बाद की या 10 साल बाद की, फिर वो आपका इंटरेस्ट भी कम होता है। मेरे ख्याल से अगले 2-4 महीनों में क्या होने वाला है इस पर हम बात किया करें तो वो ज्यादा है। मगर ये याद रखिएगा कि जो 2-4 महीनों में जो एक्टिविटी पर हम बात करते हैं और जो इसका कंक्लूजन होता है, आखिरी पॉइंट, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हम बात करेंगे ये 10 दिन की, 20 दिन की, 2 महीनों के एनालाइजेशन करके अगर हम बात करेंगे तो इनमें बहुत सारी चीजें उठा पटक अदल बदल होती है। जब मैं 2-4 साल का किसी का निचोड़ बताता हूं तो उसका मतलब वो सब कुछ बीच में हो चुका होता है और उसका वो एंड पॉइंट होता है जिसका नतीजा आना होता है। तो हम नतीजों पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो है जो एक्टिविटी हो रही है उस पर बात कर रहे हैं फिलहाल। और दोस्तों मैं अभी वापस, मेरे ख्याल से लंबी हो जाएगा प्रोग्राम भी बहुत, आप भी झेल नहीं पाओगे ज्यादा, तो अब हम सीधे जो है अमेरिका चल लेते हैं। इजराइल के थिंक टैंक और उनके जो मीडिया आउटलेट हैं उन पर मैंने शोध किया, रिसर्च किया, उनकी आर्टिकल्स भी पढ़े, देखा। मुझे उनके थिंक टैंक में एक अजीब सी सोच पाई जा रही है जो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि इजराइल जैसा देश सिर्फ और सिर्फ फकत प्रोपेगेंडा करे या फिर हम सिर्फ मजाक में ले लें, ये भी बहुत वाजिब नहीं है। उनका मीडिया आज ये बात कर रहा है कि क्या ट्रंप चुनाव हारने के बाद सत्ता छोड़ देगा। तो इनका थिंक टैंक मानता है कि ये सत्ता शायद उलझाव में डाल दे और सत्ता ना छोड़े। हालांकि जो बाइडेन को लेकर जिस तरह से हदीसों का जिक्र किया, मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह बोला और बहुत सारी बातें जो बाइडेन ने की है, और आपको भी याद है कि मैं जो बाइडेन के बारे में क्या राय रखता हूं। अलबत्ता यहां एक बात जो अभी थिंक टैंक इजरायली कहना चाहता है वो यही है कि शायद ट्रंप इरादा नहीं रखता है, क्योंकि जिस तरीके से वो पहले मना करता रहा ये कोविड है ही नहीं, कोविड है ही नहीं, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल लॉबी के खिलाफ था। ये इंडस्ट्रियल लॉबी के खिलाफ था। इंडस्ट्रियल जो वहां का सिंडिकेट है उसके खिलाफ बगावत थी एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति की। और उसके बाद वो खुद ही कह देता है एक दिन कि चलिए मुझे भी कोरोना हो गया है, मुझे क्वारंटाइन कर दो। फिर क्वारंटाइन के बीच में तोड़ के आ जाता है, चलो छोड़ो मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया, आ जाओ चलते हैं। पूरे खेल को धर्म भरम करने की कोशिश कर रहा है। और ये कई बार कह चुका है कि अगर तुम लोग मैनिपुलेशन से जीत जाते हो तो मैं मानूंगा ही नहीं। ये बात याद रखिएगा कि जो वहां पर एक पुलिस ने जिस ब्लैक मैन को शूट आउट किया था, घुटना रख के जिसकी जान ले ली थी, उसको जमानत मिल गई है पुलिस वाले को। और वहां जनता सड़कों पर है, एहतजाज जबरदस्त है, अमन नहीं है। याद रखिएगा अगर इस तरह का कोई काम सचमुच ट्रंप कर देता है तो अमेरिका के ये टूट की तरफ जाने का पहला कदम होगा। क्योंकि यहां नाज़रीन आखिरी लफ्जों में यह समझ लीजिएगा कि तमाम दुनिया में चाहे जहां भी हो, जब अमेरिकी थिंक टैंक को कहीं
टूट करानी होती है, किसी देश को अराजकता के हवाले करना होता है और फिर उसमें जाके खुद अपनी एंट्री करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वहां इलेक्शनों में धांधली को जो है वो प्रमोट किया जाता है, फिर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और फिर दो खेमों को आपस में लड़ाकर वहां पर एक सत्ता को मानता है, दूसरा सत्ता को नहीं मानता है और बीच में बंदर जो है वो बिल्लियों की रोटियां तोलने पहुंच जाता है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद अमेरिका के साथ वही होने जा रहा है जो अमेरिका दुनिया के साथ करता आया था। तो ये इसकी संभावना बन रही है। याद रखिएगा, अगर जरा भी धांधली का चर्चा होता है और वाकई इजरायली थिंक टैंक अगर सही सोच रहा है और ट्रंप इलेक्शन मानने से इनकार कर देता है, तो इसे आप अमेरिका का खात्मा समझें, 50 टुकड़ों में बंटते हुए देखेंगे। खैर ये लंबी बातें हैं, मतलब मैं फिर वो हम 20, 30, 40 दिन की बातें करें तो अच्छा है, फिर भी आदतन मुंह से निकल जाता है। मैं भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाता हूं अपनी आदतों में। दोस्तों आज इतनी ही बात कर लेते हैं, कल फिर बात करेंगे और आपकी कोई राय हो तो बताइए। मैं चाहता हूं कि फोर्थ व्यू अब बहुत ही तेजी से लोगों को दिन भर जो ताज़ा अपडेट है वो दिया करे, चाहे वो 2 मिनट 5 मिनट की ब्रेकिंग हो, ब्रेकिंग होते ही आप तक पहुंचे। अगर ये रास्ता भी सही है तो मैं आपकी राय का मुंतजिर रहूंगा और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।